बुलाने का जो मेरा मकसद है वो 2-3 मुद्दों पे ही फोकस रहेगा। तो कोविड-19 को किस तरीके से हमने मैनेज किया है, और दूसरा ये कि अभी जो हमारे रिसेंटली केसेस आए हैं, और तीसरा ये कि पब्लिक का उसमें क्या क्या योगदान रहा है। कोविड-19 को अगर हम देखें तो इसकी मैनेजमेंट में हमने पूरे जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जैसे पुलिस है, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, तहसीलदार्स, पीएमओ, जितने भी हमारे लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है। तो उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो है वो प्लानिंग है कि किस तरीके से अगर हमें किसी भी एरिया में अगर कोई केस आता है या किस तरीके से हम सर्विलेंस करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर वे में प्लान है, एक मैनेजमेंट है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। जैसा आपने देखा ही है कि कोविड का जो सबसे पहला केस हमारे करगिल के अंदर आया था वो 17 मार्च को आया। उसके बाद जो है वो बहुत सारी इश्यूज जो हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने आए। तो किस तरीके से हमने उन चैलेंजेस को जो है वो लिया और उसके ऊपर वर्क किया और कैसे उनको ओवरकम किया, ये आपने देखा भी है और अभी देख भी रहे हैं। दूसरा इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारी जो टीमें हैं, चाहे वो सर्विलेंस की टीम हो, चाहे वो हेल्थ एंड मेडिकल की टीम हो, चाहे एजुकेशन की टीम हो, चाहे रेवेन्यू की टीम हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे सब डिवीज़न लेवल पे हो, चाहे तहसील लेवल पे हो, तो किस तरीके से हर आदमी ने जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से प्ले किया है, जिसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं। दूसरा अभी फ़िलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो खासकर 2 मई से लेकर अभी तक हमारे पास लगभग मोर देन 15,000 रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स और जवार्स जो हैं वो आए हैं। तो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 से 20 हज़ार आदमी का आना कोई छोटी बात नहीं है। तो जो हमने प्रिपरेशन सिंस इस कोविड के आते ही हमने जो चैलेंजेस जो हैं उनको लिया है और उन चैलेंजेस को किस तरीके से हमने जो है वो ओवरकम किया है, तो ये सारी मेहनत जो स्टार्टिंग में हमने की उसी का नतीजा ये है कि आज की डेट में हमें सर्विलेंस में दिक्कत नहीं है। आज की डेट जो है वो हर घर में ऑन एन एवरेज 5 से 5,500 हज़ार के बीच में जो है वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको सर्विलेंस में रखा जाता है। हर डे दूसरे दिन किया जाता है, तीसरे दिन किया जाता है। तो कोई भी ऐसा सिम्टोमेटिक होता है या किसी को कोई परेशानी या इस तरीके के कोई सिम्टम्स होते हैं, तो वो हम जो है उनको ट्रेस करते हैं, फिर उनका प्रॉपर वे में जो है किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट है कि उसको क्वारंटीन में रखना है, उनकी टेस्टिंग करवानी है, सैम्पलिंग करवाना है, और उसके बाद जो है उसको यहाँ पे आके अगर ज़्यादा सिम्टम्स हैं या ऐसी कोई चीज़ है तो उसको आइसोलेशन में रखना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। दूसरी चीज़ इसमें मैं ये बताऊँ कि अभी रिसेंटली हमारे पास जो केसेस, कल जो केसेस आए हैं हमारे पास 17 केसेस, तो इसमें मैं आपके ज़रिए भी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि इनमें से जो सबसे पहला लड़का था जो पॉजिटिव आया है, तो उसका मुझे शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और सारी करगिल की आवाम को भी करना चाहिए, क्योंकि उसने वॉलंटियरली ये बोला कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मुझे आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करें। तो हमने उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया। उसके बाद 4-5 लड़के और हमारे पास आ गए कि सर हम भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहेंगे, हम बिल्कुल जो है वो घर अपने नहीं जाएंगे। जैसे 4 लड़के हमारे बरसू के हैं, लेकिन वो घर नहीं गया। उन्होंने बोला सर हम करगिल में ही रहेंगे, इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन रहेंगे हम, ताकि इस बीमारी में हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। उसके बाद जब एक लड़का हमारे पास सिम्टम्स थोड़े से शो किए, तो उसका कंटैक्ट जो हिस्ट्री थी, ट्रेसिंग थी, वो सारी हमने कर ली। उसके बाद जो है उनके घर में जो है सबको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि अब भाई स्ट्रिक्ट सर्विलेंस पे आप रहे, बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी बाहर निकलना या मोहल्ले में निकलना या लोगों से मिलना जुलना है ये बिल्कुल बंद करें। तो वो उसी तरीके से सारे केसेस हमारे इसी तरीके से हैंडल हुए। तो सारे स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन पे थे, और वहाँ से फिर हमें पता था कि उनकी होम सर्विलेंस जो है बहुत अच्छे से है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली अपनी जिम्मेदारी के साथ वो अपने घरों में बहुत अच्छा पालन कर रहे थे। तो उसी बेस पे हमने उनके घरों से ही सैंपल लिए, फिर उसके बाद जो है उनका रिजल्ट आया जिसमें वो पॉजिटिव हुए। जितने भी हैं सारे हमने वो आइसोलेशन में जो है वो शिफ्ट किए, जो आइसोलेशन वार्ड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए बनाई है, उनको जो है वो हमने अलग किया। उसके बाद जो उनके कंटैक्ट थे उनको भी ट्रेस करके लाया, और जो जितने भी एरिया थे उनको हमने पॉकेट वाइज जो है वो कंटेनमेंट में डाला। जैसे इन सारी चीज़ों के लिए हमने जो मैनेजमेंट थी, हमारी मैनेजमेंट पहले ही तैयार थी, प्लान सारा तैयार था, हमें उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं, क्योंकि कल शायद 7:30-8 बजे के करीब जो है ये केसेस का रिजल्ट आया है।
और रात से ही हम लग गए, तो सुबह तक हमने पूरे प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर दिया, कंटेनमेंट कर दी। और कंटेनमेंट के साथ सिर्फ एरिया को कंटेन ही नहीं करना होता, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए रहती है कि किस तरीके से हम वहाँ पे असेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करेंगे, किस तरीके से उस एरिया की जो है वो सर्विलेंस करेंगे, किस तरीके से हम उस एरिया में जो है अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे रेवेन्यू की हो, चाहे अदर स्टाफ की जो है वो प्रॉपर वे में रहती है और उनकी सर्विलेंस जो है वो रहती है। दूसरा जो मेन इशू जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि खासकर करगिल की जो आवाम है उसने बहुत बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया है। जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स थे, चाहे वो एमएचए के हों, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हों, चाहे यूटी लद्दाख के हों, चाहे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हों, लोकल लेवल पे कि किस तरीके से हम चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, उन सब का जो है पब्लिक ने बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। मैं आपके ज़रिए से पब्लिक का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी पब्लिक के सपोर्ट से, इस अवेयरनेस की वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है वो करगिल डिस्ट्रिक्ट एक मॉडल माना जाता है, अभी भी माना जाता है कि आप किसी भी एरिया में, मिसाल के तौर पे आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर पिछले 15 दिन के अंदर ही 15,000 से ज़्यादा फ्लो जो है वो पब्लिक का हो, तो उसके बावजूद भी किस तरीके से जो है वो ग्राउंड पे मैनेजमेंट चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, ये बात जो है काबिल सताइश है और ये बात जो है मानने लायक है और लोगों के लिए ये मुबारकबाद। उसी के साथ साथ जैसे हमारे जितने भी मजहबी इदारे हैं, जैसे आईएसके है, जैसे आईकेएमटी है, जैसे सांखू में अंजुमन साहिब ज़मान है, ये जितने भी इदारे हैं हमारे, बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, चाहे यहाँ पे दूसरी जितनी भी एसोसिएशन, रिलीजियस एसोसिएशन है, उन सब ने जो है वो बढ़ चढ़ कर साथ दिया। और ख़ासकर जैसे आप देखते ही हैं कि यहाँ आईएसके और आईकेएमटी या अंजुमन साहिब ज़मान, इनकी फुटिंग जो है वो फॉलोअर्स इनके बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने जो बर वक्त हमारा साथ दिया, हमारी बातों को जो है हमने डिस्कशंस की इनके साथ, उसके बाद इनको जो है चीज़ें बताएं कि इस तरीके से हमें जो है इनको मैनेज करना, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो ये बात जो है ये काबिल तारीफ़ है, मैं जिसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दिल की गहरी गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में भी इसी तरीके का जो कोऑपरेशन का और जो साझेदारी का जो सिलसिला है ये इसी तरीके से बरकरार रहे, ताकि हम कोविड-19 के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करें। फिर इसके साथ साथ अगर हम जो 2-3 इदारे हैं अगर इनकी बात करें, जैसे आईएसके का अल रज़ा जो है उसने बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया है, हेल्थ को लेके, सर्विलेंस को लेके, पेशेंट्स को शिफ्ट करने को लेके, तो इन सारी चीज़ों में जो उन्होंने योगदान दिया है ये बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छे से दिया है। उसी तरीके से अगर हम बाकरिया की बात करें, जो आईकेएमटी का हेल्थ विंग है, उन्होंने भी जिस तरीके से जो है वहाँ पे पेशेंट्स जो जितने भी हमारे यहाँ पे जिनको लाइफ डिजीज़ हैं, चाहे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, चाहे वो शुगर का है, या उसको कोई दूसरी जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ है, उनकी किसी किस्म की भी कोई अगर उस पेशेंट उस चीज़ में मुब्तला है, तो उन्होंने बर वक्त पे जो है वो दवाइयाँ सप्लाई की हैं, वहाँ पे पेशेंट्स को शिफ्ट किया है। और ग्राउंड लेवल पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, अल रज़ा ने और बाकरिया जो है, दोनों ने ग्राउंड लेवल पे अपने अपने लोगों को किस तरीके से अवेयर किया है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं इन दोनों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ जो इसके साथ आने वाली चीज़ जो ये है कि खासकर जो इनके प्रेसिडेंट हैं, आईएसके के प्रेसिडेंट हैं, आईकेएमटी के प्रेसिडेंट हैं, जो बाकी जितनी भी हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक पॉजिटिव रोल प्ले किया पब्लिक को अवेयर करने में, कोविड के रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस थे उनको समझाने में, एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेल्प की है, ये काबिल तारीफ़ बातें हैं। मैं इनके लिए भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स हैं और ख़ासकर आईएसके, आईकेएमटी, अंजुमन साहिब ज़मान, तो इनको जो है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तीसरा एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आपके ज़रिए लोगों में देना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 का जो इशू है, हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिकॉशंस में डालना है, किस तरीके से अपनी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, तो वो एहसास को लेते हुए किस तरीके से हम इन चैलेंजेस से निपटें। तो मुझे लगता है जिस तरीके से पब्लिक ने अभी तक साथ दिया है, आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से साथ दे, तो हम किसी भी बीमारी से जो है वो लड़ने की कुव्वत रखते हैं। और इस चीज़ को ये हमें समझना है कि हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाए, चाहे वो घरों में रहना है कि किस तरीके से हमें मास्क पहनना है, चाहे हमें हाथ धोने हैं, चाहे हमें दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर हमें किसी किस्म का कोई ऐसा सिम्टम या इस तरीके की कोई भी जो है हमें महसूस हो कि यार हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का कोविड को लेके जो है कुछ ना कुछ हो रहा है,
तो वो हमारी जो हेल्थ की टीम है, हमारी जो सर्विलेंस टीम है, उस टीम में जो है वो उनको इन्फॉर्म करे, क्योंकि हर टीम जो है वो घरों में विजिट कर ही रही है ब्लॉक वाइज पे, सब डिवीजन लेवल पे। तो उनको इन्फॉर्म करें, जिस तरीके से पहले जिम्मेदारी निभाई है अब भी इसी तरीके से जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि इस कोविड को लेके इसके फैलाव को और इसके फैलने को जो है वो रोका जा सके। और फिर उसके साथ साथ जो एक बड़ी चीज़ है कि मैं जितने भी हमारे मीडिया के हजरात हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ासकर दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने वक्तन फ़ौक्तन जो हैं, जो भी इश्यूज़ थे, चैलेंजेस थे, उनको हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने के साथ साथ उनका हमने अजाला भी किया। तो इसके लिए मैं आप सबको जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आने वाले वक्त में भी आपसे मेरी यही दरख्वास्त है और यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी हम एक टीम बन के जो है वो काम करेंगे, क्योंकि एक आदमी के बस का ये काम नहीं है। हर आदमी जो यहाँ पे करगिल के अंदर है, हर आदमी का एक रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभाना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो दूसरे हों, सबके साथ जो है मिलकर हमें इस चीज़ को काम जो है वो करना है। और इसी तरीके से जो कोविड-19 के चैलेंजेस हैं उनको हमें दूर करना है, उनसे निपटना है। फिर इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी ज़वार यहाँ पे आए, तो जिस तरीके से भी हमने इंतज़ाम किया, आपको तो पता ही है, वहाँ से लाना, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना, उनको एक होम की जो है वो फील देना, और उस ताकि क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बाहर थे। अगर हम बात करें कि ये बहुत टाइम से बाहर रहे, कुछ ईरान में रहे, कुछ दिल्ली में रहे, किसी तरीके से साइकोलॉजिकली आदमी घर से दूर है, परेशान हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को निपटाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारा साथ दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो साथ दिया, और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारी काउंसिल ने इसमें एक्ट किया, बहुत अच्छे से इसमें काम किया, तो इसकी वजह से जो है हम अपने ज़वार्स को यहाँ पे लेके आए, उनको यहाँ क्वारंटीन रखा। अभी 1-2 दिन में उनका क्वारंटीन पीरियड भी पूरा हो रहा है, तो फिर हम उनको जो है डिस्चार्ज करके अपने अपने घरों में भेजेंगे, ताकि वो होम सर्विलेंस पे रहें। तो जिस तरीके से उन्होंने भी हमारा कोऑपरेट किया, अभी तक अगर देखेंगे तो 1000 के करीब ज़वार हमारे आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो किया, हमें इस कोविड को फैलाव को रोकने में हमारी मदद की, तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे काउंसिल है, खासकर हमारे जो पर्टिकुलरली फिरोज़ खान साहब हैं, और ख़ासकर ईसी जो हेल्थ है हमारे अली चंदन साहब जो हैं, बहुत एक टीम बना के जो है वो हम लोग चले यहाँ पे, और जिसका नतीजा जो है वो आप देख रहे हैं कि वक्तन फ़ौक्तन जो भी हमें उनसे हेल्प चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए थी, या जिस तरीके का हमें सपोर्ट चाहिए था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है ये सपोर्ट हमें दिया है। और उस सपोर्ट का मैं उनको आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से उनकी सपोर्ट से, पब्लिक की सपोर्ट से, मजहबी इदारों की सपोर्ट से, जो सियासी और समाजी इदारे हैं उनकी सपोर्ट से, किस तरीके से हम कोविड के चैलेंजेस को जो है वो हमने ओवरकम किया है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, ताकि हमारी पब्लिक को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ जो हमारी कोविड को लेके और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जो बात है कि भाई कोविड है, इसमें बहुत सारे SOPs हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको मास्क पहनना है, आपको हाइजीन का प्रॉपर जो है वो ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के काम भी करना है। तो इसके लिए भी हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमारा प्लान जो है वो हमने काउंसिल से अप्रूव करा के अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया है। तो आने वाले 1-2 दिनों में प्लान भी जो है वो अप्रूव होकर हमारे पास जो है वहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद जो है हम अपने जितने भी डेवलपमेंटल वर्क हैं, इनको भी कोविड-19 के जितने भी SOPs हैं, जितने भी इनकी गाइडलाइंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम्स भी जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने देखा है कि इस कोविड-19 में करगिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो आवाम है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर का भी काम आपने देखा है कि वेल इन टाइम जो है वो पूरा हुआ, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हमें आई, ना यहाँ से शिकायत आई कि हमें सीड जो है वो टाइमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। हाँ, 1-2 दिन अगर लेट ज़रूर हो गया है, तो वो आपको भी पता है कि ऐसे हालात में जो है वो 1-2 दिन डिले होना तो ये हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सीड पहुँचना, फिर जो इरीगेशन कैनाल्स हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी इरीगेशन जो एग्रीकल्चर जो है वो इरीगेशन पूल्स पे, जो छोटी छोटी हमारी जो ट्रेडिशनल पूल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। उनको किस तरीके से साफ़ करवाना है, उनके लिए लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, उनको इजाज़त देनी है, और एक प्रॉपर वे में सर्विलेंस में जो है उनको साफ़ करवाना है। तो ये सारी चीज़ें भी बर वक्त जो है हमारी पूरी
हुई हैं। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो आज की डेट में जो खासकर करगिल के अंदर जो महात्मा गांधी नरेगा का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़ोरों शोरों से जो है वो चलता है। और यहाँ पे लगभग अभी तक जो है वो 350 से ज़्यादा काम जो है वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट हुए हैं और उसमें से कुछ 50% कंप्लीट हुए हैं, कुछ एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने ग्राउंड के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। लोगों को जो है इस चीज़ के लिए अवेयर किया है कि देखो काम भी करना है और साथ साथ में हमें कोविड-19 के रिलेटेड जितने भी SOPs हैं उनको भी फॉलो करना है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्ड लेबर्स भी हैं, लगभग 3,500 के करीब हमारे पास रजिस्टर्ड लेबर हैं जो करगिल के ही हैं। तो उनको भी हमने पिछले 3 महीनों में 1,000 रुपया फी नफ़र जो है हमने वो उनको एज ए कोविड-19 असिस्टेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो दी है। तो अभी तक लगभग हमने 3500 के करीब जो है हमारे लेबर से उनको जो है ये 3 महीने की जो 1000 पर पर्सन जो एक रिलीफ है वो दिया है। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको कि हमारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है खासकर CAPD के थ्रू होता है, उसमें जो हमने अभी तक राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की है जिसमें राइस हमने देने थे, तो वो अभी तक हमारा पूरे एरिया में कंप्लीट हुआ है। और मुझे मैं यकीन के साथ कहता हूं कि करगिल वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जिसने सबसे पहले इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस जो है इस तरीके से मैनेज किया है कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक हो गई है। अभी जो पल्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो पब्लिक में होनी है वो भी अभी पिछले 3-4 दिन में आई है हमारे पास, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में हमने जो है वो शुरू कर दी है। उसी के साथ साथ अगर देखें तो हमारे पास एक असेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए जो ट्रक श्रीनगर से या बाकी जगहों से आ रहे हैं हमारे पास किस तरीके से उनको मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी सप्लाई को जो है वो बहाल करना है, तो उसके लिए भी हमने एक असेंशियल कमोडिटीज़ की एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें DC उसका चेयरमैन होता है और जिसमें हमारे ACD साहब हैं और उससे पहले जो यहाँ से ADC साहब जो थे पहले जो चले गए अभी ट्रांसफ़र हो गए। तो किस तरीके से, और ख़ासकर पुलिस में जो हमारे डॉक्टर विनोद साहब हैं, SSP साहब हैं, तो उन्होंने किस तरीके से हमें सपोर्ट और हेल्पिंग हैंड जो है वो प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हमने अभी आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद कितना असेंशियल कमोडिटीज स्मूथली चल रही है कि किसी एरिया से अभी असेंशियल कमोडिटीज़ की या दुकान पे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, दस्तयाबी उसकी नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो है वो आपने देखा होगा कि किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे से उसमें हमने किया है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो फ्रंट लाइन वर्कर हर आदमी है, उसमें DC भी है, SP भी है, हमारे रेवेन्यू के स्टाफ भी हैं, लेकिन दो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से जो है इसको प्ले किया। सबसे पहले तो मैं हेल्थ एंड मेडिकल की बात करूँ, जिसमें हमारे डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारा मेडिकल स्टाफ आता है, NOs आते हैं, एम्बुलेंसेस के ड्राइवर आते हैं, जितनी भी ये सारी चीज़ें हमारी आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जो रोल उन्होंने प्ले किया है वो शायद ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन प्ले कर सकती है आज की डेट में। अगर कोई पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है तो जाहिर बात है कि डॉक्टर के बिना उसको कोई देख नहीं सकता। हम तो उसको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सुपरवाइजर लगा सकते हैं, लेकिन उस पेशेंट को चेक करना ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक डॉक्टर और ये मेडिकल फ्रेटर्निटी हेल्थ एंड मेडिकल वाले ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी मैं इस समय उनको अप्रिशिएट अगर ना करूं और अगर उनके लिए जो है मैं अच्छे बोल ना बोलूं तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए मैं जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी खासकर करगिल के अंदर है और जो बाकी जिस जगहों से भी हमें मेडिकल फ्रेटर्निटी ने सपोर्ट किया, तो मैं उसके लिए इनका तहे दिल से और इंतहाई तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किस बेटर वे में इन्होंने इन चीज़ों को मैनेज किया। ना दिन देखी, ना रात देखा, ना अपनी फैमिली देखी, ना रिश्तेदार देखे, ना अपना आप ही देखा, बल्कि लोगों को किस तरीके से इस बीमारी से बचाया जाए उसके लिए उन्होंने जो जी तोड़ मेहनत की है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और उनके लिए इसके लिए मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं कि आपके सिवाय, आपके बिना जो है ये जितना भी मिशन हमारा था ये बिल्कुल अधूरा होता। उसी के साथ साथ जो हमारी पुलिस की जो टीम है, पर्टिकुलरली जो हमारे SSP साहब हैं, अभी हमारे नए SSP साहब आए हैं, तो इन दोनों ने और ख़ासकर जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मीनामर्ग में हम कहें हमारा एंट्री पॉइंट था, खंगराल में कहें, संजक में कहें, सांखू में कहें, चाहे उसके बाद संस्कार में भी हम कहें, तो जिस तरीके से उन्होंने जो है हेल्पिंग हैंड मेडिकल टीम को और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड किया है, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आखिर में
मैं आप सबका जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही के माध्यम से, आपके मीडियम से जो है मैं ये बातें पब्लिक तक पहुंचा सकता हूं। मेरे जो कुलीग डॉक्टर्स हैं, मेरे जो पुलिस वाले कुलीग्स हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुलीग्स हैं, और ख़ासकर जो हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार से, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखेंगे, द्रास एक बहुत बड़ा हमारा पॉइंट है जहाँ से लगभग अभी तक 20,000 के करीब जो है पब्लिक ने वहाँ से एंट्री की है पूरे लद्दाख के लिए। तो जो वहाँ पे मेडिकल की टीम है द्रास के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम वहाँ पे है, पुलिस की जो टीम है वहाँ पे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की जो टीम है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया। उसी तरीके से अगर हम खंगराल की बात करें तो वहाँ पे भी जितनी टीमें हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ासकर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरपंचेस हैं, बीडीसीज हैं, ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, ऑनरेबल ईसीज हैं, ऑनरेबल सीसी साहब हैं, इन सब का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि किस तरीके से उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और ख़ासकर हमारे जो सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मिस्टर ईसा अली, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो हमारा कोऑपरेट किया और हमें इस बीमारी के साथ जो है वो लड़ने के लिए, निपटने के लिए जो हमारे एसओपीज थे उन सबको इम्प्लीमेंट करने में हमारी सबकी हेल्प की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कारगिल के अंदर पहली बार एक दिन में 70 पॉजिटिव केसेस पाए गए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से एरिया को कंटेनमेंट पॉलिसी के अंदर लाया गया है, और साथ ही साथ जिस तरह से दिल्ली से जो बस आए हैं, सेकेंड बेच में लगभग 6 बसेस दिल्ली से होते हुए जम्मू में भी बताया जा रहा है, जम्मू में भी रुका है और इसके बाद सोनमर्ग में भी रुका है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किस तरह से कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंतज़ामिया की तरफ से किस तरह की सख्त इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी जब केस ऐसा आता है, और ये डे 1 से ही हमारी सर्विलेंस पे थे, मतलब हमारे लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या मेडिकल की टीम के लिए या बाकी जितने भी जो इसमें फुली इन्वॉल्व है कोर लेवल पे, तो हमारे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये केसेस आ गए एकदम से, क्योंकि ये डे 1 से ही हमारी सर्विलेंस पे थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने केसेस जो है वो आ सकते हैं। तो इसके लिए हम फुली प्रिपेयर्ड पहले से ही थे। बाद में अभी जो हमारा कंटेनमेंट की पॉलिसी है, तो इसमें 4 से 5 एरियाज जो हैं वो हमने कंटेन किए हैं, लेकिन वो हमने एरिया की रिक्वायरमेंट की, क्योंकि ये डे 1 से ही हमारे सर्विलेंस पे थे, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे किसी किस्म का भी, कि हमें ये पूरी उम्मीद थी, और हमारी टीम की जो है पूरी ये कोशिश ये रही है कि किस तरीके से जब वो वहाँ पे थे होम सर्विलेंस पे, और बहुत अच्छे से वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा था, जैसे आपने देखा ही है, तो उसमें हमने इनके घरों में ही सैंपलिंग की। तो सैम्पलिंग के बाद जो है कल हमने शिफ्ट किया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरा ये था कि ये हमारे पास पहले ही सर्विलेंस पे थे, तो इसलिए ज़्यादा कोई घबराने की या इस चीज़ की कोई बात नहीं है। हाँ, एहतियात ज़रूर रखना है। जब तक हम एहतियात नहीं रखेंगे तब तक हम किसी चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। और ये जो केसेस आए हैं, इसमें कारकिचू के केसेस हैं, हमारे यहाँ मिंजी के केसेस हैं, बरसों के केसेस थे 4, लेकिन बरसों के जो लड़के थे वो यहीं पे ही रह रहे थे, तो वो वहाँ पे गए नहीं, तो इसलिए वहाँ जाने का कोई वहाँ पे लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जिन एरियाज से भी ये आए हैं, लोगों को एहतियात बरतनी है। देखिए, 2 चीज़ होती हैं, एक होता है डर और खौफ, और दूसरा होता है प्रिकॉशंस, मतलब लड़ने की हिम्मत और शक्ति। अगर हम डर में रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के साथ लड़ नहीं पाएंगे। बजाय उसके हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि किस तरीके से हम अपने प्रिकॉशनरी मेजर लें, ताकि ये जो मेजर्स और एसओपीज़ हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म की भी। और ये पहले से ही जो है ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं हर जगह पे ये इम्प्लीमेंटेड है, तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है मैं वाज़ह तौर पे करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एसओपीज़ का खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी वायलेशन करेगा, कानूनी तौर पे तो जो एक्शन होना वो तो होना ही होना है, लेकिन उसकी जो इनफरादी जिम्मेदारी है उससे वो अगर परहेज़ करेगा, प्रिकॉशंस लेगा, अपने मोहल्ले के, अपनी सोसाइटी, अपने घर के बारे में सोचेगा, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमें कोविड के फैलाव को रोकने में मदद और ज़्यादा मिलेगी। बाकी जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी। और आपने जैसे देखा ही है कि कानूनी तौर पे जो है कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जा रही है। स्टार्टिंग में जब गाड़ियों ने वायलेशन किया तो हमने गाड़ियों की आरसीज रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। उसके बाद जो लोगों ने होम क्वारंटीन में वायलेशन की तो उसके बाद हमने उनको स्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ से घरों से उठा के 28 डेज के लिए होम क्वारंटीन कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं, इकदाम जो हम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे पब्लिक को ये भी मैसेज चला गया है कि कोई भी अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा ये है, मेरी पब्लिक से अपील है कि
कानूनी कार्रवाई करना एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमें ये है कि किस तरीके से प्रिकॉशन और अपनी जिम्मेदारी को समझना है और जिससे इस कोविड के फैलाव को रोकने में हमें मदद मिले। सर जैसे सर कल जो पॉजिटिव केसेस है सर उनके लिस्ट वायरल हो गए सर, उसके लिए आपने क्या एक्शन? बिल्कुल, उसके खिलाफ जो है वो एसएसपी साहब को चिट्ठी लिख दी है, एफआईआर लगा दी है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ हम जो है वो एक्शन लेंगे। मूवमेंट का क्या सिलसिला होगा उसको किसी किस्म के लिए बख्शा नहीं जाएगा। मूवमेंट वही सेम रहेगा कि कुछ चेंजिंग जैसे टैक्सी से देख रहे हैं हम उसमें मूवमेंट्स की चेंजेस में, जैसे आज हम इस चीज़ के ऊपर एक जो हमने मीटिंग भी रखी है, अपनी जो कोर कमेटी होती है उसकी मीटिंग रखी हुई है। तो डिफरेंट एरियाज में मैं विजिट भी करूंगा और उसको एरिया की सिचुएशन को देखते हुए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशंस, जो भी मेजर्स लिए जाएंगे वो आज हम लेंगे। सर जैसे कि बाजार में कुछ दिनों से देख रहे हैं सर, पुलिस वाले अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया होगा तो उनको डंडा मार रहा है सर। इसके बजाय ऐसा नहीं होगा सर, जैसे ले में कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझा रहे हैं और उनको फाइन लगा के मारने से अच्छा है सर। देखो ऐसा ये मेरे नोटिस में ऐसी चीज़ नहीं आई है कि किसी को मारा गया है। हाँ, मुझे एक आदमी था, उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैंने बोला उनको कि मैं, जैसे आपको पता था, संस्कार गया हुआ था, संस्कार के बाद ले में लैंड हुआ, तो उसके बाद कल मैं यहाँ पहुँच गया। तो अगर इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है, हम उसको जो है प्रिकॉशनरी तौर पे जो है हम सबको समझाएंगे, सबकी अवेयरनेस जो है वो कराएंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि अगर किसी किस्म की कोई भी वायलेशन ऐसा करेगा तो उसको हम जो है वो फाइन करेंगे, और अगर वो बार बार वायलेशन करता है तो उसको स्ट्रिक्टली हम जो है वो क्वारंटीन में डालेंगे। तो इसके लिए मेजर्स जो है हमने वो लिए हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि अगर किसी ने किया है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारी 2 ही एजेंसी हैं जो बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रही है। सबसे पहली एजेंसी है हेल्थ, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। तो अगर किसी से गलती हो गई होगी, हम देखेंगे, किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। अगर किसी से गलती होगी तो हम मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जो भी जस्टिस या इंसाफ की बात होगी, वी विल डिलीवर दैट। सर इसी के साथ सर आजकल जो है ये पोलन का सर, जो रशियन पॉपुलर, फीमेल रशियन पॉपुलर का जो अभी पोलन से आ रहा है सर, उससे एस्थेमेटिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है सर। तो इसके लिए आप इसका भी बिल्कुल कभी वैसा ही है सर? मेरे नोटिस में पहले भी था। इसके लिए भी जैसे आपने देखा कि हमारी सारी टीमें जो हैं वो पहले ग्राउंड पे डिफरेंट एरियाज़ में जो लगी हुई थी, काम कर रही थी। जैसे आपने देखा कि हमारा जवार जितने भी हमारे बाहर से आए हैं उनका मतलब 1000 आदमी को होटल में रखना है, उसका हेल्थ चेकअप करवाना है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसको साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है वो करवानी है, किसी किस्म की उनको परेशानी ना हो, उनको खाना टाइमली देना है, उसके बाद उनको डिस्चार्ज करके घर पहुंचाना। तो हमारी जितनी भी सारी टीम्स थी वो इन पे लगी हुई थी। तो अभी हम हाल फिलहाल में 1-2 दिन में फ्री हो जाएंगे, तो फिर हम इनकी जितने भी हमारे प्लांट्स हैं इन सब की ट्यूनिंग करा देंगे, जिसकी वजह से जो है ये आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर जो बाहर से तो आपके माजरत चाहता हूँ, आपके ज़रिए मैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचवाना चाहता हूं कि किसी किस्म की अगर ऐसी चीज़ है, हमारी जब टीम जो है वो जाएगी, खासकर जो ये रशियन पॉपुलर की आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी मेजर्स होंगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें जो है जो भी टीम जाएगी उसके साथ वो हमें कोऑपरेट करे ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। सर ये कंटेनमेंट जोन में मतलब जो आम मजदूर जो है, जिनके जो सरकारी तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो चूंकि वो रोज़मर्रा वो मजदूर पे ही उनका इन्हिसार होता है, तो इनके लिए क्या आपने इक़दाम? इसके लिए कंटेनमेंट जोन के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी है, जिस पॉलिसी को जैसे पहले भी हमने देखा है कि इनके लिए जो अभी 3500 जो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड लेबर हैं उनको प्रोवाइड किया है। जो हमारे रजिस्टर्ड नहीं हैं उसके लिए भी हमने एक प्रपोजल बना के जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेंगे थ्रू काउंसिल। तो किस तरीके से जो है उनका भी ख्याल रखा जाए, और हम पूरे एरिया को असेस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा। इसके लिए मैं खुद पर्सनल लेवल पे जो है वो कंटेनमेंट एरिया को मॉनिटर कर रहा हूँ, और उसके ऊपर जितने भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, और ताकि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। सर इन 4 जगहों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया हुआ है? बिल्कुल 4 हैं, और 5वां पेंद्रास भी हमारा जो है। सरसों गुजुल कब तक डिकंटेनमेंट होगा? अब उसमें जो लास्ट के केस है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं कि अभी हमने वहाँ पे सैम्पलिंग कितनी की है, कितने एरियाज़ को जो है हमने कलेक्ट किया है, सैम्पलिंग कलेक्ट की है। तो वो सैम्पलिंग का रिजल्ट आ जाए तो मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद जो है हम एक रिव्यू मीटिंग में सांको में खुद जाके उसी एरिया में ही जाके वहाँ की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ, मेडिकल की टीम के साथ, जो हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है उनके साथ एक प्रॉपर डिस्कशन करके हम देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। तो रिसेंटली जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादातर दिल्ली से आ रहे हैं, क्या दिल्ली से आए हुए पैसेंजर्स को
इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रख रहे हैं, और जिस तरह से स्टूडेंट एसोसिएशन ने आपको सजेस्ट किया था कि कुछ बैच को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाए? देखो, जैसे हमें आपको जैसे पता होगा कि हमें जो खासकर महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से या गुजरात स्टेट से आ रहे हैं, जो ज़्यादा इफेक्टेड स्टेट है, तो अभी जितने भी आए हैं सब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है हमारे पास ही, उनकी सैम्पलिंग भी हम कराएंगे। लेकिन अगर आज की डेट में आप अगर देखेंगे कि जितनी हमारी गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, और जितने भी यहाँ पे जो लोकल गाइडलाइंस हैं, उनको मद्देनज़र रख के अगर हम देखेंगे तो सारे जो हैं वो लगभग 15-15 दिन, 16-16 दिन जो हैं वो क्वारंटीन में पूरे कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। तो अभी तक किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं है। मैं तो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी खासकर जो है, मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो मतलब अपने आप जो है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ लग रही है उनको, तो वो अपने आप जो है सामने आ रहे हैं, जिससे हमें इस चीज़ को जो है वो बहुत अच्छे से टैकल करने में मदद मिल रही है। तो बाकी कोई घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें लगता है कि किसी रेड जोन से, अभी रेड जोन से जो कंट्री के डिफरेंट रेड जोन से आए हैं, तो 2500 के करीब हमारे पास अभी है। उन सब की जो है हमने ये उनको प्लान किया है कि उन सब की सैम्पलिंग करवाएंगे, और सैम्पलिंग करवाने के बाद जो है हम देखेंगे। लेकिन हम उसमें से मोस्टली जो है वो अपना क्वारंटीन पीरियड जो है वो पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सर्विलेंस के ऊपर जो है वो रहेंगे। सर, खासकर एजुकेशन के हवाले से, चूँकि लॉकडाउन के चलते स्कूल सारे बंद रहे, तो इस बीच रिपोर्ट आ रही है कि कुछ जो कॉलेजेस और स्कूल्स खोल रहे हैं, और साथ ही साथ दूर दराज इलाकों में इंटरनेट फैसिलिटी न होने की वजह से, टेलीकम्युनिकेशन न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपने जब सांगू कंटेनमेंट एरिया विजिट किया था, वहाँ पे लोगों से भी एश्योरेंस किया था कि टैबलेट्स और जो सिस्टम दे देंगे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो इसके लिए आप पॉलिसी भी बना रहे थे। तो इस वक्त का क्या स्टेटस है और कब से ये चीज़ स्टार्ट? जैसे मैं आपको बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि अभी कॉलेजेस और स्कूल खोलने का जो है वो कोई भी प्रोटोकॉल बनेगा वो UT एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगी। हमारी तरफ से जो इनपुट्स जाती हैं वो हम भेजते हैं। उसके बेसिस पे जैसे आपने बोला कि अभी रिसेंटली हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो जिस तरीके से हमारी रिकॉर्डिंग पूरी होगी, उस तरीके से हम जो ऑफलाइन एरियाज़ के अंदर लोग हैं, पर्टिकुलरली जो सांखू ब्लॉक है, जो खासकर शरगोल वाला जो इलाका है, या चिक्तन का कुछ इलाका है, सिल्मू बटालिक का कुछ पोर्शन है, जंस्कार का कुछ पोर्शन है, द्रास में भी कुछ ऐसे एरिया, और करगिल टाउन के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हम वहाँ पे जो है ऑफलाइन रिकॉर्डिंग जो भेजेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने टैबलेट का वादा नहीं किया, मैंने ये बोला कि हम स्कूल में जो है वो, क्योंकि हर स्कूल के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। तो हम वहाँ पे जो है ऑफलाइन जो जितना भी मटेरियल होगा वो हम 1-2 दिन के अंदर डिस्पैच होंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें एक प्लानिंग चाहिए कि प्रॉपर वे में रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्डिंग के बाद वो जो रिकॉर्डिंग की है वो समझ में भी आनी चाहिए बच्चों को, और किस तरीके से हम फेज्ड मैनर में इसको चलाएंगे। तो 1 या 2 स्कूल जो हैं पर्टिकुलरली हम डेजिग्नेट करेंगे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों का नाम को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हम इन एरियाज़ में जो है वो सप्लाई करेंगे, और 1-2 दिन के अंदर जो जितना भी रिकॉर्डेड मटेरियल है वो जाएगा। सर, ये आशा वर्कर और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, उनका कहना है कि सर, चूँकि उनको मुख्तसर सा जो सरकार जो तनख्वाह की तरह जिस तरह थोड़ा बहुत देता है, वो भी बहुत महीनों से मतलब रुका हुआ है। तो नहीं, रुका हुआ बिल्कुल नहीं होगा। हमने जो जितना भी इनका एक, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड ऑनरेरियम होता है कि जितनी आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि उनको जो है वो ना मिले। हाँ, जो जितना गवर्नमेंट का जो एक रेट है या जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो तो मिलेगा। अब उसके ऊपर नज़रसानी करनी है तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। नहीं सर, इसमें ऐसा है ना सर, जितने भी अभी कंटेनमेंट जोन से अब अगर कहीं भी अगर सर्विलेंस के लिए जा रहे हैं, तो हेल्थ वर्कर्स के साथ आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स शाना बशाना जा रहे हैं सर। तो उनके उसके लिए उनको अलग से वो कुछ मिलना नहीं चाहिए सर। वो देखो, वो एक ऑनरेरियम है, वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। अगर जैसे आप भी देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे भी स्टाफ हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो हमें भी जो सैलरी मिलती है वो नॉर्मल टाइम की सैलरी मिलती है। तो लेकिन जो काम हम करते हैं, कोई भी क्राइसिस होता है, सिचुएशन होती है, तो उसमें तो हम बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि इन्होंने जो काम किया है, खासकर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक मुख्तसर से जो उनको ऑनरेरियम मिलता है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उसका कोई भी मुझे लगता उजरत नहीं मिल सकती। जो काम उन्होंने किया है ग्राउंड के ऊपर, उसकी कोई उजरत दे नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन या हमारी